दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाली देश चीन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। देश में 2008 जैसे मंदी के लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं। पिछले 2 दिन में चीन ने इकोनॉमी को गति देने के लिए 2020 के लॉकडाउन की तरह स्टिमुलस देने की घोषणा की है। देश का रियल एस्टेट इंडेक्स 2 साल में 82% गिर चुका है। देश में 1999 के बाद सबसे लंबा डिफ्लेशन चल रहा है। बेरोजगारी की दर हाईएस्ट लेवल पर, कई दशक के हाईएस्ट लेवल पर है। अमेरिका के साथ तनाव अलग, शेयर बाजार की स्थिति दिन पर दिन बदतर चाइना में। तो सवाल है कि क्या चीन ग्लोबल इकोनॉमी को मंदी की तरफ ले जा रहा है। अब ग्लोबल इकोनॉमी क्यों कहा गया है, इसको लास्ट में समझेंगे। पहले हम चीन की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम हो चुका है ब्लू टिक, जहां अपडेट मिलते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब मेंबरशिप के ज्वाइन बटन को 799 रुपये में ज्वाइन करके आप बेहतरीन लर्निंग ले सकते हो और दूसरे लोगों से आप आगे रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम सिखाते हैं, बहुत अपडेट देते हैं, हर वीक एक वीडियो आती है। देखिए, चीन की इकोनॉमी में सबसे बड़ी समस्या रियल एस्टेट की है। देश की इकोनॉमी में इसकी करीब 1/3 हिस्सेदारी है, लेकिन पिछले कई साल से ये सेक्टर संकट से जूझ रहा है। और इसकी शुरुआत 2021 में उस समय हुई थी जब देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी में से एक एवरग्रैंड डूब गई। इससे पिछले 2 साल में देश का रियल एस्टेट इंडेक्स 82% गिरकर 2008 के स्तर पे आ चुका है। अब समझो 2008 के, और रियल एस्टेट के डूबने से बैंकिंग सेक्टर पर खतरा आ जाएगा। ये तो दोनों का रिलेशन है। और इसकी वजह से चीन के बैंकों ने रियल सेक्टर में क्या किया, इन्वेस्ट किया, भयंकर वाला। चीन में 1999 के बाद सबसे लंबा डिफ्लेशन चल रहा है। 2008 में देश में लगातार 5 तिमाही तक डिफ्लेशन की कंडीशन रही, लेकिन इस बार ये इससे भी आगे निकल गई। पूरी दुनिया महंगाई से त्रस्त है, लेकिन चीन में उल्टी गंगा बह रही है। डिफ्लेशन को इन्फ्लेशन से भी बदतर माना जाता है, जिसमें चीज़ों की कीमत में गिरावट आती है। आमतौर पर ये इकोनॉमी जो है ना, जो पैसा आ रहा है और क्रेडिट में गिरावट, इससे जुड़ा होता है। और ये इकोनॉमी के लिए कहीं से अच्छा संकेत नहीं है। अगर आपको पता है कि कल चीज़ों की कीमत गिरनी है तो आप आज क्यों खरीदारी करोगे, राइट? यही कंडीशन है चाइना में। ये एक प्रकार से इकोनॉमी को फ्रीज कर देता है, बिल्कुल उस तरह का है। आप आज ला रहे हो 10 रुपये में, कल हो गया 9, परसों हो गया 8। आप कहोगे भैया जितनी ज़रूरत उतनी लाए। चीन में बेरोजगारी कई दशक के चरम लेवल पे है। मैन्युफैक्चरिंग सीमित हो गई है। रियल एस्टेट सेक्टर के बैठने से कंस्ट्रक्शन संघर्ष कर रहा है। कंज्यूमर डिमांड काफ़ी कमज़ोर है। चीन के कस्टमर इस तरीके से बिहेव करें जैसे देश में मंदी है। देश के सेंट्रल बैंक ने इकोनॉमी को गति देने के लिए कई घोषणाएं की। रिजर्व रिक्वायरमेंट में 0.5% की कटौती गई। 7 दिन के RRP रेट में 0.2% की कटौती की गई। मॉर्गेज रेट घटाया गया। बैंकों में 142 अरब डॉलर डाले गए। आप समझ पा रहे हो, 142 अरब डॉलर। यहाँ पर दूसरी तरफ अमेरिका के साथ तनाव की कंडीशन। चीन पैसा जुटाने के लिए अमेरिका की ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ में अपनी होल्डिंग को कम कर रहा है। अब उसकी होल्डिंग 780 अरब डॉलर रह गई है, जो 15 साल में सबसे कम है। पिछले 3 साल में उसने अमेरिका की ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ अपनी होल्डिंग में 30% कम की, यानी 300 अरब डॉलर की कमी की। अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते पिछले कई साल से ठीक नहीं है। दोनों देश एक दूसरे की कंपनी के खिलाफ क्या करते हैं, कार्रवाई करते रहते हैं। अमेरिका ने चीन से आयात होने वाली कई चीज़ों पर क्या की, ड्यूटी बढ़ा दी। अब इससे क्या होगा, फिर चाइना की हालत ख़राब। तो चीन में मंदी आने से पूरी दुनिया प्रभावित होगी। इसकी वजह यह है कि पिछले करीब 3 दशक से चीन ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन बना हुआ था। दुनिया भर के बाजार चीन के माल से पटे पड़े। हमारे यहाँ भी तो चाइना ही का माल चलता है। अमेरिका और पश्चिम की कई कंपनियां चीन में अपना अच्छा बिजनेस कर रही हैं, लेकिन चीन में मंदी से इन कंपनियों का बिजनेस क्या होगा, प्रभावित होगा। चीन की इकोनॉमी में जापान की तरह ठहराव आने की आशंका है, और ये हुआ तो बहुत बुरा। और यही वजह है कि चीन में मंदी की आशंका ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक खतरे की घंटी है। तो ये थी चाइना की कहानी और ग्लोबल कहानी। लेकिन सवाल उठता है, हम पर क्या इम्पैक्ट। मतलब ये मेरा मानना है, मुझे लगता है कि चाइना में जो भी बुरा होगा वो इंडिया के लिए एक बहुत पॉजिटिव निकल के आएगा। जो आप धीरे धीरे देख रहे हो, आप सिंपल से समझ लो कि हर कंपनी चाइना में
जाती है। अगर चाइना नहीं मिलेगा तो उनके लिए दूसरा जो कंट्री बनेगा वो सिर्फ इंडिया बनेगा। यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ़ायदा लॉन्ग टर्म वाला सिर्फ इंडिया को बनेगा, बशर्ते सरकार सही तरीके से सही इंफ्रा सारी व्यवस्था देते हुए उसको एग्जीक्यूट कर पाए। तो डेफिनेटली ये इंडिया के लिए एक लॉन्ग टर्म में बहुत आगे आने का शॉर्ट टर्म रास्ता होगा। वहाँ पर अगर हम इंडियन के स्टॉक मार्केट की बात करें तो अगर चाइना का मार्केट डूबता है, चाइना में मंदी आती है, तो इंडिया के मार्केट के लिए लॉन्ग टर्म के विज़न में बहुत अच्छा होने वाला है। और यही वो रीज़न है कि जब आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हो तो हर लोग क्या कहते हैं, देखो शॉर्ट टर्म में थोड़ा रिस्क है, मार्केट बहुत ऊपर आ गया है, प्रॉफिट बुकिंग बनती है। ये बात अलग है कि मार्केट प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं दे पा रहा है, मार्केट किसी न्यूज़ की तलाश में है जहाँ पर वो प्रॉफिट बुकिंग दे दे। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में कभी भी इंडिया को शॉर्ट करने की कोशिश मत करना, वो ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। आज FII देखो क्या हुआ, इतनी बड़ी रैली में पैसा नहीं कमा पाए, और अब जब इंटरेस्ट रेट कट हुआ है तो वो इंडियन मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, उनका पैसा आना चालू हो गया और आएगा ही आएगा। तो सेम स्टोरी लॉन्ग टर्म के विज़न में जब आप चाहते हो तो वो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट करके देगी। लेकिन जो शॉर्ट टर्म का सिनारियो है उसमें अगर कुछ भी चाइना में मंदी जैसी आती है तो वो इम्पैक्ट होगा एक प्रॉफिट बुकिंग की तरह। तो ये है मेरा शॉर्ट स्वीट क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस। आपको कैसा लगा कमेंट में बता दीजिए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।